नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झारखंड एजुकेशन में। इस वीडियो में हम लोग एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 यानी 2024 में जो आपके बोर्ड के एग्जाम हुए थे उसमें हेल्थ केयर पेपर का जो है हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। हेल्थ केयर जो है आपका एक वोकेशनल पेपर है जो कि आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के बच्चे जो है लेते हैं। ये जो आपका आपका हेल्थ केयर पेपर है, ये जो है ये केवल 30 मार्क्स का होता है, 30 मार्क्स का होता है। और जो एग्जाम में आपको समय दिया जाता है वो 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाता है। मैंने इस क्वेश्चन पेपर का जो सॉल्यूशन किया है वो पूरा का पूरा मैंने हिंदी में किया हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो आर्ट्स वाले होते हैं और जो कॉमर्स वाले होते हैं वही बच्चे इस पेपर को लेते हैं। और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मैंने देखा है कि बहुत सारे कमेंट भी मुझे आए कि हेल्थ केयर का जो है सॉल्यूशन कीजिए। देखिए, हेल्थ केयर का कोई जो है कोई कंटेंट जो है ज़्यादा मिलता नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं कि जो भी आपका पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू से सारे क्वेश्चंस को जो है अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए। यही क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं। तो ये है आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, और इसका जो आपका जो सॉल्यूशन है वो मैं एक अलग पीडीएफ में बना करके आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो आप गौर से सारा सॉल्यूशन को देखिए। ये है आपका सॉल्यूशन पेपर। आप देख पा रहे हैं, एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 हेल्थ केयर आपका वोकेशनल पेपर है। टाइम है 3 आवर्स, फुल मार्क्स है 30। और सबसे पहले जो हम लोग देखें तो क्वेश्चन पेपर का जो पार्ट ए है वो है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, यानी बहुविकल्पीय आधारित प्रश्न। मैंने आपकी सहूलियत के लिए जो सही ऑप्शन है ना, एमसीक्यू का जो सही ऑप्शन है उसको मैंने रेड कलर का लिख दिया है, ताकि आपको आंसर जो है याद करने में आसानी हो। तो प्रश्न को मैं हिंदी में पढ़ूंगा। पहला जो प्रश्न है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दवा प्रसाधन मार्ग नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका विघटन। प्रश्न संख्या 2 है कि एलर्जी प्रतिक्रिया के सबसे गंभीर रूप को हम लोग एनाफिलिक्सिस कहा जाता है, जिसके लक्षण हो सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि जब एलर्जी किसी को होता है ना तो उसका क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। तो ए है रक्तचाप में गिरावट, दूसरा है सांस लेने में कठिनाई, तीसरा है नाक का बहना। इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। जब भी किसी को एलर्जिक प्रॉब्लम आता है तो ये सारी चीजें, ये सारे लक्षण उसमें पाई जाती हैं। प्रश्न संख्या 3 है और सूक्ष्म जीवों के प्रसार को रोकने में मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। कोई सूक्ष्म जीव है, उसको प्रसार करने से रोकना है, उसको फैलने से रोकना है, तो सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका हाथों की स्वच्छता। सबसे इंपॉर्टेंट है हाथों की स्वच्छता। हाथ को हमेशा साफ रखना है। प्रश्न संख्या 4 देखिए। प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अस्पताल से प्राप्त संक्रमण नहीं है या नोसोकोमल संक्रमण नहीं है ना। वे कौन सा संक्रमण है जो अस्पताल से हमको नहीं मिला है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका हीमोफीलिया। प्रश्न संख्या 5 है, मरीज का नोट्स में लिख सकता है। ठीक है, मरीज का जो नोट्स जो है वो कौन लिख सकता है। दरअसल सवाल ये है कि मरीज का जो नोट्स है वो कौन लिख सकता है। ए है सभी प्रासंगिक पेशेवर और मरीज, दूसरा है हमारा चिकित्सा एवं नर्सिंग स्टाफ, तीसरा है हमारा मेडिकल, नर्सिंग और अन्य स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल पेशेवर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो इसका थर्ड नंबर होगा। प्रश्न संख्या 6 है, मेडिकल रिकॉर्ड खाली स्थान के लिए महत्वपूर्ण है। मेडिकल रिकॉर्ड किस लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका होगा इनमें से सभी। मतलब वे चिकित्सा देखभाल के लिए सूचना प्रदान करते हैं, कानूनी सुरक्षा के लिए भी आपका महत्वपूर्ण है, और शोध पत्र के लिए भी आपका ये महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 7 है, निम्न में से कौन बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन की व्याख्या करता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर का ये होगा, यह बीमारी के प्रसार को कम करने का एक तरीका है। यानी जो भी बायोमेडिकल अपशिष्ट जो पदार्थ होता है उसका अगर आप प्रबंधन करते हैं तो बीमारी आपका फैलने का है ना, बीमारी फैलने का जो है आसार जो है वो कम हो जाता है। प्रश्न संख्या 8 है, माइक्रोबायोलॉजिकल और बायोटेक्नोलॉजी कचरा किस श्रेणी पर निर्भर करता है। इसका उत्तर होगा श्रेणी 3। प्रश्न संख्या 9 है, पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कवर करता है। ठीक है, किन बच्चों के लिए। इसका सही उत्तर होगा 0 से 5 वर्ष के बच्चों को। प्रश्न संख्या 10 है, आपके जन्म के समय निम्नलिखित में से है ना, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरक्षा मौजूद होती है। जब आपका जन्म होता है उसमें कौन सी आपके शरीर में प्रतिरक्षा मौजूद होती है। तो इसका उत्तर होगा जन्मजात प्रतिरक्षा। प्रश्न संख्या 11 है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि ब्रोकोडायलेटर्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका उत्तर है इनमें से सभी। यानी अस्थमा के लिए भी है ना, ब्रोंकी के चोट में, और सीओपीडी के लिए भी। प्रश्न संख्या 12 है,
दवा देने के संक्षिप्त प्रतीक BID का अर्थ है ना। मान लीजिए डॉक्टर ने दवा का पुर्जी लिखा, उसमें किसी दवा के आगे लिख दिया BID, तो BID का मतलब क्या होता है? तो BID का मतलब होता है वो दवा आपको दिन में 2 बार देना है। प्रश्न संख्या 13 है, सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने के लिए त्वचा और म्यूकस झिल्ली पर खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने के लिए त्वचा के ऊपर किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा एंटीसेप्टिक का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 14 है, पेट की जांच के लिए उपयोग की जाने वाली शारीरिक आकलन की तकनीक कौन सी है? ठीक है, पेट का जांच करना है तो आपका कौन सा तकनीक होगा? ठीक है, शारीरिक आकलन के लिए, तो इसका सही उत्तर होगा स्पर्श। ऐसे तो ये सभी हैं, ठीक है, ऐसे तो ये सभी हैं, लेकिन जो सबसे सटीक जो होगा वो होगा स्पर्श। और आखिरी आपका MCQ है, वो है ऊर्जा आधारित चिकित्सा में शामिल है। ठीक है, एनर्जी बेस्ड थेरेपी इन्वॉल्व्स, इसमें क्या शामिल होता है? तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। आपका TENS भी है, आपका अल्ट्रासाउंड भी है, आपका लेजर उपचार भी है, ये सभी ऊर्जा आधारित चिकित्सा में शामिल होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पेपर का पार्ट बी। पार्ट बी जो है वो आपका सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है। पार्ट ए जो था वो आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन था, पार्ट बी जो है वो आपका सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है। और पार्ट बी में भी जो है ना आप कुछ सेक्शंस है, जिसमें से सबसे पहला जो सेक्शन है वो है सेक्शन ए, जो कि है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और इसमें क्या करना है, इसमें किन्हीं 4 प्रश्नों के ही उत्तर देना है। ठीक है, आपको यहाँ पर 4 से ज्यादा प्रश्न दिया गया है, लेकिन केवल 4 का ही उत्तर देना है। तो सबसे पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं, व्हाट आर द वेरियस इक्विपमेंट्स यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट। जब एक पेशेंट को ले जाना होता है, जैसे अस्पताल ले जाना वगैरह हो, तो आपका जो है कौन सा इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल होता है? तो यहाँ पर कह रहा है कि रोगी के परिवहन के लिए स्ट्रेचर चाहिए, या फिर व्हील चेयर चाहिए, या फिर पैड स्लाइड चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए, है ना, एम्बुलेंस ट्रॉली, फिर है स्पाइन बोर्ड, वॉकिंग स्टिक और क्रच जैसे उपकरणों का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर मैंने बहुत सारा जो है नाम बता दिया, इसमें से कम जो नॉर्मल चीज भी लिख सकते हैं, जैसे आप स्ट्रेचर लिख दो, स्ट्रेचर आप जानते भी हैं, व्हील चेयर आप जानते हैं, एम्बुलेंस ट्रॉली जानते हैं, आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये कम से कम 3 नाम तो जरूर लिखना आप लोग। अगला प्रश्न है, नेम सम मेजर काउजेज ऑफ इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में संक्रमण के मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो यहाँ पर बताया गया है अस्पताल में संक्रमण के प्रमुख कारण। ठीक है, ऐसे तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप केवल 2 पॉइंट भी लिख देंगे तो आपका जो है उत्तर सही है। लेकिन यही प्रश्न अगर जो है 1 मार्क्स से ज्यादा के रूप में पूछा जाए, तो आप चारों पांचों जो है आप इसका जो है पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो अस्पताल में संक्रमण के प्रमुख कारण ये है, अस्वच्छ हाथों से उपचार, यानी गंदा हाथ से उपचार। दूसरा, संक्रमित चिकित्सा उपकरणों का उपयोग, जो भी चिकित्सा उपकरण है वो साफ नहीं है, वो संक्रमित है, और उसी से ही हम उसका जो है इस्तेमाल करने लग रहे हैं, तो अस्पताल में संक्रमण फैलेगा ही फैलेगा। तीसरा है अस्पताल का दूषित वातावरण। अगर अस्पताल का वातावरण दूषित है तो अस्पताल में संक्रमण फैलेगा ही फैलेगा। चौथा है संक्रमित सुइयों और कैथेटर का पुनः उपयोग। जो भी संक्रमित सुई है या जो कैथेटर है उसका दोबारा से अगर आप उपयोग करेंगे तो अस्पताल में संक्रमण फैलेगा। और पांचवा है कमजोर स्वच्छता व्यवस्था, है ना, जो स्वच्छता व्यवस्था है हॉस्पिटल का बड़ा कमजोर है। ठीक है, यानी बहुत अच्छे तरीके से स्वच्छता व्यवस्था नहीं रखा गया है, तो भी आपका अस्पताल में संक्रमण फैलेगा। प्रश्न 18, राइट डाउन द फुल फॉर्म्स ऑफ DPI एंड MDI। DPI और MDI है ना, इसका फुल फॉर्म बताना है। तो DPI का फुल फॉर्म होता है ड्राई पाउडर इनहेलर, यानी सूखी पाउडर इनहेलर, और MDI का फुल फॉर्म होता है मीटर्ड डोज इनहेलर, यानी मात्रिक खुराक इनहेलर। प्रश्न संख्या 19 है, राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग एब्रिविएशंस। इनका जो है फुल फॉर्म बताना है। पहला है PLB और दूसरा है COPD। तो PLB का फुल फॉर्म होता है परमानेंट लंग ब्लॉकेज, यानी अस्थायी फेफड़ों में अवरोध। ठीक है, और जो दूसरा है आपका COPD, इसका जो है फुल फॉर्म होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव, है ना, पल्मोनरी डिजीज, यानी कि दीर्घकालिक अवरोधक फेफड़ों की बीमारी। हालांकि फुल फॉर्म तो आप इसको लिखेंगे, यहां पर मैंने उसको जस्ट हिंदी में इसका फुल फॉर्म लिख दिया है। प्रश्न संख्या 20 है, नेम द कलर कोड ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेस्ट। जो भी आपका वेस्ट है, जो भी आपका कचरा होता है ना, उसके लिए जो है कलर कोड बताइए। क्या, जैसे कि अगर शार्प वेस्ट है तो उसके लिए कलर कोड क्या होगा, और अगर ह्यूमन, है ना, एनाटॉमिकल वेस्ट है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा? देखिए इसका हिंदी में यहाँ पर बता दे रहा हूँ, है ना, A और B का हिंदी यहाँ पर बता दिया है मैंने। शार्प वेस्ट का मतलब होता है तेज धार वाला कचरा। ठीक है, जैसे कि
पुराना कोई सुई हो गया है ना, तो वो तो तेज धार वाला कचरा में शामिल हो जाएगा। तो तेज धार वाले कचरे का प्रबंधन कैसे करेंगे, तो इस प्रबंधन के लिए कौन सा जो है कलर कोड होता है, तो वो है नीला रंग। ठीक है, तो ब्लू बैग, है ना, बैग या कंटेनर कहें, ठीक है, तो नीले रंग का जो ब्लू बैग होगा या कंटेनर होगा या सफेद रंग, ठीक है, में निपटाया जाता है। यानी जो भी शार्प वेस्ट होगा, है ना, जो भी तेज धार वाला कचरा होगा, उसको हम लोग या तो नीला बैग में रखेंगे या तो सफेद बैग में रखेंगे। फिर कह रहा है कि मानव शरीर संबंधी अपशिष्ट, जैसे किसी का जो है ऑपरेशन करके कुछ बॉडी पार्ट्स निकाल दिया गया, ठीक है, तो उस बॉडी पार्ट्स को के लिए हम लोग कौन सा जो है कलर कोड इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ कह रहा है कि ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट के लिए हम लोग पीले रंग यानी येलो बैग में निपटाया जाता है। अगला प्रश्न है, यूरिन बैग्स शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ इन विच कलर बैग। ठीक है, यूरिन, ठीक है, यूरिन मतलब मूत्र होता है, तो उसके लिए, है ना, यूरिन बैग के लिए कौन सा जो है कलर बैग का इस्तेमाल किया जाता है, या कौन से कलर बैग में इसको डिस्पोज किया जाता है। डिस्पोज मतलब होता है निपटाना। तो यूरिन बैग को पीले रंग के बैग में निपटाया जाता है। ठीक है, यूरिन बैग को पीले रंग के बैग में निपटाया जाता है, यह क्योंकि यह बायोमेडिकल वेस्ट है ना, यानी संक्रमित कचरा है ये आपका, ठीक है, किसी का यूरिन। तो क्योंकि यह बायोमेडिकल वेस्ट यानी संक्रमित कचरा श्रेणी में आता है, इसे जलाने या गहरे दफनाने की प्रक्रिया द्वारा नष्ट किया जाता है। या तो आप इसको जलाओ इस बैग को, या फिर इसको जो है काफी गहराई में जाकर के दफना दो। इस प्रकार से जो है इसे हम लोग नष्ट करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन बी जो है वो आपका है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर आपको कहा गया है कि केवल दो का ही आपको उत्तर देना है, ठीक है, और दो का उत्तर देंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 अंक के लिए है। और यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दें और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 150 शब्दों में ही दें। ठीक है, 150 शब्द अधिक से अधिक। यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि एनालिस्ट मतलब लिस्ट बताइए द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड्स केप्ट इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जो बहुत सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स होते हैं उसका लिस्ट बताइए। तो हम लोग यहाँ पर जो रिकॉर्ड होता है उसको हम लोग अभिलेख बोलते हैं हिंदी में। तो अस्पताल में रखे जाने वाले विभिन्न प्रकार के चिकित्सा अभिलेख के बारे में देखिए, जानिए। अस्पताल में विभिन्न प्रकार के चिकित्सा अभिलेख यानी मेडिकल रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, जो रोगी की स्वास्थ्य स्थिति, उपचार और देखभाल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। जो भी मेडिकल रिकॉर्ड रहेगा उसमें रोगी का स्वास्थ्य का स्थिति के बारे में लिखा हुआ होता है, या उपचार के बारे में लिखा होता है, या देखभाल से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी होता है वो लिखा होता है। मुख्य अभिलेख निम्नलिखित है, तो वो कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं। पहला, रोगी का व्यक्तिगत विवरण। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें रोगी का नाम होगा, उम्र होगा, लिंग होगा, पता होगा और संपर्क विवरण शामिल होंगे। यानी उस संपर्क विवरण मतलब उसका एड्रेस। फिर एक और होता है रिकॉर्ड जो कि होता है चिकित्सा इतिहास यानी मेडिकल हिस्ट्री रिकॉर्ड। ठीक है, जिसमें क्या होगा, जिसमें रोगी की पूर्व बीमारियां, पहले क्या क्या बीमारी थी, है ना, उसको एलर्जी है कि नहीं, उसका कभी कोई सर्जरी हुआ है कि नहीं, और पारिवारिक चिकित्सा इतिहास दर्ज किया जाता है कि जैसे कि ये बीमारी जो इस रोगी को है, ये बीमारी कहीं उसके पूर्वज को, जैसे कि माता पिता या दादा दादी को तो नहीं था, ये सारा कुछ। थर्ड, जो तीसरा मेरा रिकॉर्ड है वो है नैदानिक रिपोर्ट, जिसको हम लोग डायग्नोस्टिक रिपोर्ट कहते हैं। जैसे उस रिपोर्ट में क्या रहेगा, उसमें रहेगा ब्लड का जो है जांच, है ना, रक्त जांच, एक्सरे, है ना, एमआरआई, सीटी स्कैन आदि की रिपोर्ट संग्रहित की जाती है। चौथा जो हमारा रिकॉर्ड है वो है चिकित्सा प्रगति अभिलेख यानी प्रोग्रेस नोट्स। इसमें क्या होगा, डॉक्टर और नर्सों द्वारा रोगी की स्थिति और उपचार प्रगति का विवरण लिखा जाता है। यानी डॉक्टर होगा या फिर जो नर्स होगा वो लिखेगा उस रिपोर्ट में कि क्या स्थिति है, क्या जो पेशेंट का जो हालत में सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि ज्यों का त्यों है कि खराब हो रहा है ना। अगला जो रिकॉर्ड है वो है आपका औषधि एवं उपचार रिकॉर्ड यानी मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट रिकॉर्ड। इसमें इस रिकॉर्ड में क्या लिखा रहता है, इसमें लिखा रहता है दी जाने वाली दवाओं और उपचार की जानकारी दर्ज की जाती है। ठीक है, क्या क्या उसको दवा दिया गया, किस प्रकार से उसका उपचार किया गया, ये सारा जानकारी उसमें लिखा रहेगा। एंड सिक्स है आपका डिस्चार्ज समरी। अस्पताल से छुट्टी के समय रोगी की संपूर्ण चिकित्सा स्थिति और आगे की देखभाल के निर्देश दिए जाते हैं। जब अस्पताल से किसी रोगी को छुट्टी दिया जाता है तो उस वक्त उसका क्या स्थिति है वो उस फाइल में, उस रिकॉर्ड में दर्ज रहेगा। साथ ही साथ उस रिकॉर्ड में ये भी लिखा रहेगा कि ठीक है आप घर तो ले जा रहे हैं लेकिन घर में जाकर के इन इन चीजों का पालन कीजिएगा। ठीक है, उसके बारे में निर्देश दिया जाता है।
ये अभिलेख रोगी की देखभाल में सहायक होते हैं और चिकित्सा प्रक्रिया को सुचारू बनाने में मदद करते हैं। अब अगला हमारा प्रश्न है, एनालिस्ट द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन पुअर वेस्ट मैनेजमेंट इन हॉस्पिटल। जो भी वेस्ट मैनेजमेंट है वो सही तरीके से अगर नहीं किया जाता है किसी हॉस्पिटल में, तो क्या क्या रिस्क जो है वो हो सकता है। हिंदी में समझिए, अस्पताल में खराब कचरा प्रबंधन से जुड़े जोखिम को लिखिए। ठीक है, अस्पताल में खराब कचरा प्रबंधन से कई गंभीर जोखिम उत्पन्न होते हैं जो न केवल स्वास्थ्य बल्कि पर्यावरण को भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, सही तरीके से कचरा का प्रबंधन नहीं होगा तो स्वास्थ्य के साथ साथ जो पर्यावरण है उसको भी नुकसान पहुंचता है। प्रमुख जोखिम निम्नलिखित है। पहला, संक्रमण का खतरा। चिकित्सा कचरे में मौजूद संक्रमित सुइयां, ब्लड बैग और पैथोलॉजिकल कचरा विभिन्न बीमारियों को फैलाने का कारण बन सकते हैं। दूसरा, पर्यावरण प्रदूषण। जैव चिकित्सा कचरे के अनुचित निपटान से मिट्टी, जल और वायु प्रदूषण होता है जिससे पारिस्थितिक संतुलन प्रभावित होता है। तीसरा है हेल्थ केयर वर्कर्स और सफाई कर्मचारियों को खतरा। असुरक्षित कचरा प्रबंधन से अस्पताल कर्मियों को संक्रमण और चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है। चौथा, रासायनिक प्रदूषण। दवाइयों और रसायनों के अनुचित निपटान से जल स्रोत दूषित हो सकते हैं जिससे जल जनित रोग फैलते हैं। और चौथा, प्रतिरोधी बैक्टीरिया का विकास। अनुचित कचरा निपटान से एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया विकसित हो सकते हैं जो गंभीर स्वास्थ्य संकट पैदा कर सकते हैं। आगे बताया गया है, इसलिए अस्पतालों में कचरा प्रबंधन के उचित नियमों का पालन करना अनिवार्य है। अगला प्रश्न, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज फॉर अ पेशेंट। रोगियों के लिए व्यायाम के लाभ, है ना, व्यायाम किस प्रकार से लाभ करता है रोगियों के लिए। यहाँ बताया गया है कि जो व्यायाम है यानी जो एक्सरसाइज है न केवल स्वस्थ व्यक्तियों के लिए बल्कि रोगियों के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। यह उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करता है। रोगियों के लिए व्यायाम के मुख्य लाभ यहाँ पर बताया गया है। पहला, शारीरिक शक्ति में वृद्धि। व्यायाम मांसपेशियों को मजबूत करता है और शरीर की ऊर्जा को बढ़ाता है। दूसरा, रक्त संचार में सुधार। यह हृदय को स्वस्थ रखता है और शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाता है। तीसरा, तनाव और अवसाद कम करना। व्यायाम से एंडोफिन, है ना, एंडोफिन यानी खुशी के हार्मोन का स्राव होता है जिससे मानसिक तनाव कम होता है। चौथा, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। जो आपका एक्सरसाइज होता है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है जिससे संक्रमण का खतरा कम होता है। चौथा, नींद में सुधार। नियमित व्यायाम अनिद्रा की समस्या को दूर करता है। जिसको नींद नहीं आता है उसको नींद आएगा अगर वो नियमित रूप से व्यायाम करेगा। और चौथा है डायबिटीज और ब्लड प्रेशर नियंत्रण। यह शुगर और रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में सहायक होता है। डॉक्टर की सलाह के अनुसार हल्का व्यायाम करने से रोगी तेजी से स्वस्थ हो सकते हैं। अगला प्रश्न, व्हाट आर द कॉमन साइड इफेक्ट्स ऑफ एंटी डिप्रेसेंट। मतलब एंटी डिप्रेशन दवाओं के सामान्य दुष्प्रभाव। एंटी डिप्रेशन दवाएं मानसिक अवसाद यानी डिप्रेशन और अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए उपयोग की जाती है। यानी जो एंटी डिप्रेशन दवा होता है, किसी को डिप्रेशन अगर हो गया, किसी को कोई मानसिक कुछ प्रॉब्लम है तो इसके लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इनके कुछ सामान्य दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। ठीक है, इसका कुछ दुष्प्रभाव भी हो सकता है। क्या क्या है समान दुष्प्रभाव। पहला, मिचली और उल्टी। दवा लेने के शुरुआती दिनों में पेट खराब हो सकता है। दूसरा, नींद की समस्या। कुछ दवाएं नींद कम कर सकती हैं या बहुत अधिक नींद ला सकती हैं। तीसरा, वजन बढ़ना। लंबे समय तक इस्तेमाल से वजन बढ़ सकता है। चौथा, मुंह का सूखना। कई एंटी डिप्रेशन दवाएं लार ग्रंथियों को प्रभावित करती है जिससे मुंह सूखना जैसा प्रॉब्लम आपको होगा। और आखिरी यहाँ बताया गया है चक्कर आना और सिर दर्द। शरीर जो होता है वो नई दवा के अनुसार समायोजित होने तक चक्कर या हल्का सिर दर्द हो सकता है। दवा का असर जो होता है वो व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है ना। कोई कमजोर व्यक्ति है तो उस पर असर थोड़ा सा गलत असर असर उस पर थोड़ा सा ज्यादा होगा।
इसलिए डॉक्टर की सलाह से ही इसका है ना सेवन करना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन पेपर का जो सेक्शन सी है, पार्ट बी का जो सेक्शन सी है, जो कि है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। उसमें क्या क्या प्रश्न आपका पूछा गया था, पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। कोई एक प्रश्न है ना, कोई एक प्रश्न का ही आपको उत्तर देना है, ठीक है। तो प्रश्न का उत्तर अधिकतम 250 शब्दों में देना है। तो एक ही प्रश्न का उत्तर देना है जो कि 5 अंक के लिए होगा। प्रश्न आपका दिया हुआ है, व्हाट इज एसेप्सिस, है ना। एसेप्सिस क्या होते हैं, राइट द डिफरेंस बिटवीन मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि एसेप्सिस क्या होते हैं। एसेप्सिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संक्रमण को रोकने के लिए बैक्टीरिया, वायरस और अन्य सूक्ष्म जीवों को खत्म या नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, हिंदी में लिखा हुआ समझ में आपको आ ही गया होगा। आगे बताया गया कि यह चिकित्सा और सर्जिकल प्रक्रियाओं के दौरान संक्रमण को रोकने के लिए बहुत आवश्यक है ना। चिकित्सा किया जा रहा है या ऑपरेशन, सर्जिकल मतलब होता है ऑपरेशन के दौरान, तो ऑपरेशन के दौरान या फिर इलाज के दौरान जो आपका जो संक्रमण हो सकता है उसको रोकने के लिए यह है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। एसेप्सिस दो प्रकार का होता है, मेडिकल एसेप्सिस और सर्जिकल एसेप्सिस, ठीक है। या एसेप्सिस जो प्रक्रिया है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका मेडिकल एसेप्सिस और दूसरा होता है सर्जिकल एसेप्सिस। अब आपके क्वेश्चन में पूछा गया था, प्रश्न में पूछा गया था कि मेडिकल एसेप्सिस और सर्जिकल एसेप्सिस में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम लोग इसको टेबुलर फॉर्म में देखेंगे इनका अंतर। सबसे पहले विशेषता के बारे में बात करें तो परिभाषा देख लेते हैं, दोनों का परिभाषा क्या है। मेडिकल एसेप्सिस के बारे में कहा गया है कि जो रोगाणु होते हैं, रोगाणुओं की संख्या को कम करने और संक्रमण को फैलने से रोकने की प्रक्रिया है, ठीक है। ये मेडिकल एसेप्सिस है कि रोगाणु की संख्या को कम कीजिए जिससे संक्रमण कम फैले, ठीक है, या जो संक्रमण है उसको फैलने से हम रोकें। दूसरा जो हमारा सर्जिकल एसेप्सिस है, इसके बारे में कहा गया है कि किसी भी प्रकार के सूक्ष्म जीवों को पूरी तरह से नष्ट करने और संक्रमण को रोकने की प्रक्रिया है। यहाँ पर सूक्ष्म जीवों को हम पूरी तरह से नष्ट करते हैं, जबकि आपका मेडिकल एसेप्सिस में हम लोग रोगाणुओं की संख्या को कम करते हैं। उद्देश्य देखें, दोनों का उद्देश्य क्या है। पहला कह रहा है यहाँ पर मेडिकल एसेप्सिस के बारे में कि संक्रमण के प्रसार को हम लोग कंट्रोल करते हैं यानी नियंत्रित करते हैं, जबकि इसमें क्या है सर्जिकल एसेप्सिस में कि शरीर में प्रवेश करने से पहले सभी रोगाणुओं को समाप्त करना, ठीक है। सारा रोगाणु को हम लोग को समाप्त करना जरूरी होता है। उदाहरण के तौर पर, जैसे अगर हम मेडिकल एसेप्सिस के बारे में बात करें तो हम लोग हाथ धोते हैं, ठीक है, दस्ताना पहनते हैं, रोगी के संपर्क में स्वच्छता बनाए रखना, ठीक है, कि जब भी रोगी के पास जाएं तो थोड़ा सा वहां पर हम लोग स्वच्छता को बनाए रखें। इसका उदाहरण देखिए सर्जिकल एसेप्सिस में क्या है कि ऑपरेशन से पहले हाथों को विशेष तरीके से धोना बहुत जरूरी, उपकरणों को स्टरलाइज करना, सर्जिकल दस्ताने और मास्क पहना है। यहाँ पर जो भी चीजें बताई गई हैं ये ऑपरेशन से पूर्व जो तैयारी होता है उसके बारे में बताया गया है, यही होता है सर्जिकल एसेप्सिस। तकनीक के बारे में बात करें तो मेडिकल एसेप्सिस में क्या है, सिंपली साफ सफाई बनाए रखना, हाथों की स्वच्छता और डी इंस्फेक्ट्स का उपयोग करना। जबकि बात करें सर्जिकल हम लोग जो है एसेप्सिस, वहां पर तकनीक के बारे में यहाँ बताया गया है कि स्टरलाइजेशन, एंटीसेप्टिक तकनीक, स्ट्रोल सर्जिकल ड्रेस पहनना, ये सभी जो है आपके सर्जिकल एसेप्सिस के तकनीक हैं। उपयोग क्षेत्र, मेडिकल एसेप्सिस का उपयोग क्षेत्र क्या है, सामान्य रोगी का देखभाल, ये मेडिकल एसेप्सिस में आएगा। इंजेक्शन देना हो गया या घाव की ड्रेसिंग करना। जबकि हम लोग बात करें सर्जिकल एसेप्सिस का तो उसका उपयोग क्षेत्र क्या है, जैसे कि सर्जरी यानी ऑपरेशन, कैथेटर डालना, ऑपरेशन थिएटर की प्रक्रियाएं, ठीक है, वहां पर इसका उपयोग होता है आपका सर्जिकल एसेप्सिस का। अब हम लोग मेडिकल एसेप्सिस का अंतर को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब देखिए जो है उत्तर चूंकि आपको बड़ा देना था इसलिए मैंने आपको टेबुलर फॉर्म में भी बता दिया और कुछ जो है थोड़ा थ्योरेटिकली भी यहाँ पर जो है इसके बारे में बता रहे हैं। मेडिकल एसेप्सिस को हम लोग स्वच्छ तकनीक भी कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य संक्रमण फैलाने वाले सूक्ष्मजीवों की संख्या को कम करना और उनके प्रसार को रोकना होता है। यह दैनिक चिकित्सा प्रक्रियाओं में उपयोग किया जाता है, जैसे कि हाथ धोना हो गया, डिसइंफेक्टेंट का उपयोग करना हो गया, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे पीपी है ना पहनना, फिर मरीज की देखभाल के दौरान स्वच्छता बनाए रखना। मेडिकल एसेप्सिस का पालन करने से अस्पतालों में संक्रमण की संभावना कम हो जाती है और मरीजों के ठीक होने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। बात करें हम लोग सर्जिकल एसेप्सिस का तो सर्जिकल एसेप्सिस को हम लोग स्टेराइल टेक्निक, है ना, स्टेराइल टेक्निक भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य किसी भी सर्जरी या
इन्वेसिव प्रक्रिया के दौरान, ठीक है, देखिए जहां जहां जो इंग्लिश शब्द अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो ठीक है, यहाँ पर इसे या लिखा गया था, तो या इनसे इसको हटा दो, सीधे ऐसे लिखना। इसका उद्देश्य किसी भी सर्जरी प्रक्रिया के दौरान रोगाणुओं को पूरी तरह समाप्त करना है। यह मुख्य रूप से ऑपरेशन थिएटर और गहन चिकित्सा प्रक्रियाओं में उपयोग किया जाता है। इसमें शामिल है सर्जिकल उपकरणों को ऑटोक्लेव या अन्य तकनीकों से स्टेरिलाइज करना, सर्जरी से पहले और बाद में ऑपरेशन क्षेत्र की सफाई, स्टेराइल दस्ताने, मास्क और गाउन पहनना, ऑपरेशन थिएटर को संक्रमण मुक्त रखना। अगर सर्जिकल एसेप्सिस का पालन सही से न किया जाए तो मरीज को गंभीर संक्रमण हो सकता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं हो सकती है। अगला जो हमारा प्रश्न है 5 अंक वाला, वो है आपका डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फ्यूमिगेशन इन ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर में है ना, फ्यूमिगेशन की प्रक्रिया के बारे में बताइए। फ्यूमिगेशन क्या होता है वो जानिए। फ्यूमिगेशन एक कीटाणुनाशक प्रक्रिया है जिसका उपयोग ऑपरेशन थिएटर यानी ओटी, है ना, ऑपरेशन थिएटर को हम लोग ओटी भी बोलते हैं, तो ऑपरेशन थिएटर को संक्रमण मुक्त बनाने के लिए किया जाता है। तो फ्यूमिगेशन एक कीटाणुनाशक प्रक्रिया है जिसका उपयोग ऑपरेशन थिएटर को संक्रमण मुक्त बनाने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में विभिन्न रासायनिक गैसों या धुएं का उपयोग करके बैक्टीरिया, वायरस और फंगस को नष्ट किया जाता है। फ्यूमिगेशन की प्रक्रिया, इसमें देखिए सबसे पहला है तैयारी। सबसे पहले ऑपरेशन थिएटर को पूरी तरह खाली किया जाता है। सभी उपकरणों और सतहों को अच्छे से साफ किया जाता है। एसी, वेंटिलेशन सिस्टम और दरवाजों को सील कर दिया जाता है ताकि गैस बाहर ना निकले। रासायनिक उपयोग, यहां पर कह रहा है कि जो आप फॉर्मल्डिहाइड गैस या हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग किया जाता है। फॉर्मल्डिहाइड के लिए 40% आपका फॉर्मलीन को पानी के साथ गर्म किया जाता है जिससे गैस उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन पैरा है ना पेरोक्साइड वाष्प या क्लोरीन डाइऑक्साइड का भी उपयोग किया जा सकता है। अगला है एक्सपोजर का समय। गैस को 6 से 12 घंटे तक ओटी में यानी ऑपरेशन थिएटर में रहने दिया जाता है ताकि सभी कीटाणु नष्ट हो सके। इसके बाद ओटी को पूरी तरह से हवादार किया जाता है। अगला है सुरक्षा जांच। हवा की गुणवत्ता की जांच की जाती है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि कोई विषैली गैस शेष ना हो। ओटी को उपयोग में लेने से पहले साफ किया जाता है। यह प्रक्रिया अस्पताल में संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक है और इसे नियमित रूप से किया जाता है। तो बच्चों ये था आपका हेल्थ केयर का जो है क्लास 12 का 2024 का क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन। आप इसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, आपके आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए ये सारे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।